चलिए जी, लास्ट टाइम हमने पहले रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देख लें कि मैं आपको फिर वो दिखा दूं कि हमने ये 6 टॉपिक्स करना थे 8 क्लासेस में, और अभी तक हमने फॉर्मली इनको स्टार्ट नहीं किया। वी विल ट्राई कि आज इसको फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर लें। तो हमने एक बैलेंस रखना है कि चीज़ें हमारी जो है ना एक क्लियर व्यू के साथ हो जाएं, एक दो चीज़ें शॉर्ट भी हो जाएंगी, तो उसको सम अदर टाइम वर्कशॉप में। तो स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट टाइम हमने बात की थी दैट रिग्रेशंस की अजम्पशंस पे हमने बात की। उससे पहले हमने एरर टर्म को डिस्कस किया था, हमने प्रॉब्लम्स ऑफ आर स्क्वायर की बात की थी, इन तीन चीज़ों पे बात की। तो हमारे पास सबसे पहले था एरर टर्म है क्या। एरर टर्म इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, एक ही बात है, एंड फिटेड और एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की ही दो वैल्यूज़ हैं, एक एक्चुअल और ऑब्जर्व्ड कहलाती हैं, दूसरी आपके पास फिटेड या एस्टिमेटेड कहलाती हैं। अब यहाँ पर इस बात को भी क्लियर रखना है कि आपकी जो फिटिंग है, एस्टिमेशन है, वो आप चाहे सिंपल रिग्रेशन यानी एक आईवी के साथ करें या मल्टीपल आईवीज के साथ करें, आपके लिए अल्टीमेटली कोफिशिएंट्स को यूज़ करेंगे एस्टिमेटेड वाई की कैलकुलेशन के लिए। अल्टीमेटली आपके पास कैलकुलेट होगा एरर टर्म विच इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉलम्स, वन इज एक्चुअल वाई, सेकंड इज एस्टिमेटेड वाई। देयर आर 5 रीजंस ऑफ एरर टर्म। फर्स्ट इज ओमिटेड वेरिएबल, कि आपके पास कोई वेरिएबल है इंपॉर्टेंट जो कि वाई से रिलेट करता है, बट यू हैव मिस्ड दैट वेरिएबल फ्रॉम योर इक्वेशन, आपने मॉडल में ऐड नहीं किया। सेकंड है फंक्शनल मिसस्पेसिफिकेशन। फंक्शनल मिसस्पेसिफिकेशन ये है कि आईवी और डीवी का रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल लीनियर नहीं है, वो नॉन लीनियर है, लेकिन आपने उसे किसी डिफरेंट मॉडल से नॉन लीनियर से एस्टिमेट कर लिया, या वाइस वर्सा। एक्स और वाई के दरमियान जब लीनियर चेंज आता है ना, एक्स और वाई के दरमियान जब लीनियर चेंज आता है तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। फॉर एग्जांपल ये एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, तो हमेशा रिलेशनशिप बनेगा लीनियर। लेकिन अगर आपके पास नॉन लीनियर होगा ना रिलेशनशिप, तो हो सकता है आपके पास कोई इस तरह का रिलेशनशिप बने, डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं इसकी। तो हम कोई इस तरह का बना लेते हैं जी। वो मेरी इसमें मदर इन लॉ की वजह से ये है, तो मैं हॉस्पिटल के रास्ते में ही हूँ, तो ओके, मैं अभी इसमें बोल नहीं सकूंगी, सिर्फ मैं ऑनलाइन मतलब कान पे मैंने लगाया है ब्लूटूथ, फिर चले मैं सुनती हूँ। तो मैं चले आपको पहले एक चीज कह रही हूँ कि अचानक ही वो घर के अंदर घुस रही तो पैर फिसला है, तो साथ ही घुटने पे लग गई है। ओके, चले ज़्यादा सीरियस। हाँ तो मैं यहाँ पर हमने दो लाइंस को ड्रॉ किया है। पहली लाइन जो स्ट्रेट है ये लीनियर रिलेशनशिप को शो करती है, दूसरी लाइन जो है वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप को शो करती है। अच्छा, लाइन ऐसी भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप की नेचर है वो आपके पास ये भी हो सकती है। ये क्या आपको बताता है कि इनिशियली आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव है, जबकि बाद में वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज अ यू शेप रिलेशनशिप, सॉरी इन्वर्टेड यू शेप रिलेशनशिप। और आपकी रिलेशनशिप की नेचर ये भी हो सकती है कि वो इनिशियली वो रिड्यूस करता है, किसी एक पॉइंट पर जाकर वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो आपने अपने मॉडल को पहले समझना है कि रिलेशनशिप बिटवीन आईवी और डीवी इज लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर के लिए नॉन लीनियर मॉडल यूज कर लें या वाइस वर्सा, दैट इज फंक्शनल मिस स्पेसिफिकेशन, मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन और मॉडल स्पेसिफिकेशन। आपने देखा, अगर रिकॉल करें ना, तो यही वाला वर्ड आपके रिसर्च डिजाइन का जो एएमजे का पेपर था उसमें भी अवेलेबल था। मॉडल स्पेसिफिकेशन ये है कि इक्वेशन के अंदर आपने कोई इंपॉर्टेंट वेरिएबल को मिस कर दिया है, उसकी जो फंक्शनल फॉर्म है उसमें कोई एरर आ गया है, कोई कंट्रोल वेरिएबल ठीक यूज़ नहीं किए, इसकी वजह से भी आपके एरर टर्म अराइज हो सकती है। फोर्थ रीजन है कि अगर आपने आईवी साइड पर, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पर कुछ ऐसे वेरिएबल यूज़ कर लिए
जिन्हें आपने एग्रीगेट किया हुआ है, तो उस एग्रीगेशन की वजह से भी एरर टर्म अराइज हो सकती है। और लास्ट है कि आपके वो वेरिएबल्स जो कि लेटेंट कहलाते हैं या अनऑब्जर्व कहलाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मोटिवेशन, आपकी सेटिस्फेक्शन, आपकी जॉब परफॉर्मेंस, आपका स्ट्रेस लेवल, ये आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो वाइल मेजरिंग दैम जो मेजरमेंट एरर आएगा उसकी वजह से भी आपके आईवी और डीवी के दरमियान रिग्रेशन एस्टिमेट करते हुए एरर टर्म क्रिएट हो सकती है। अच्छा, आइडियली तो कोई ऐसा सिनेरियो नहीं होता कि आपके पास आप आई डीवी को 100% आर स्क्वेयर पर ले जाएं, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा फिनोमेना नहीं है जिसमें कोई और वेरिएबल इफेक्ट नहीं करते। इसलिए एरर टर्म हमेशा अराइज होती है। या आप रिग्रेशन में जो है ना हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स को तो ऐड नहीं कर सकते, तो सिंपली आपने अपने मॉडल के जो थ्योरी से सपोर्ट मिलती है 5, 6 या 7 वेरिएबल्स, उन्हें ही ऐड करना होता है। देयरफॉर एरर टर्म हमेशा अराइज होती है। नेक्स्ट आपके पास थी प्रॉब्लम्स और नेचर ऑफ आर स्क्वायर। हमने बात की कि जो स्पोरियस रिग्रेशन होता है कि अगर आईवी और डीवी में कोई थ्योरेटिकल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अगर हम उसे एसपीएसएस में डाल देते हैं और उसे एस्टिमेट कर लेते हैं, तो आपके पास बीटास तो एस्टिमेट हो जाएंगे। हो सकता है कि कोई बीटा एस्टिमेट हो और उसकी पी वैल्यू भी सिग्निफिकेंट आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा दैट आईवी एंड डीवी आर रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके आईवीज और डीवी के दरमियान थ्योरी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, कोई लॉजिक, कोई रैशनल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हमने एग्जांपल देखी थी कि अगर पाकिस्तान में होने वाली रेनफॉल का इम्पैक्ट जो है ना यूएस में होने वाली क्रॉप यील्ड पे आए, तो नंबर्स में तो शायद वो आ जाए, तो लेकिन शायद ये रियल मीनिंग इसका कोई नहीं होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर इंडिया या बांग्लादेश में जो टेम्परेचर का इम्पैक्ट है, वो हमारे जो है ना डेली हैबिट्स जो हैं, या हम वार्म क्लोथिंग यूज़ करते हैं या नहीं करते, इस पे आ तो सकता है। बिकॉज एट ए टाइम अगर टेम्परेचर सीजन, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन पैटर्न सेम है, तो हो सकता है कि उनमें कोई रिलेशनशिप आ भी जाए। लेकिन क्योंकि थ्योरी सपोर्ट नहीं करती, इसलिए लॉजिक कोई एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये रिग्रेशन स्पोरियस रिग्रेशन कहलाती है। इसी में हमने एक बात की थी कि ये स्केल मेजर होता है। स्केल मेजर से मुराद है कि टाइम सीरीज डाटा में आर स्क्वायर की बड़ी वैल्यूज आती हैं और क्रॉस सेक्शनल डेटा में इसकी वैल्यूज कम आती हैं। तो टाइम सीरीज में तो ये भी कहा जाता है कि आपने आर स्क्वायर को ऑब्जर्व ही नहीं करना, ये 90 प्लस ही होगा, और 90 प्लस भी अगर है तो ये मीनिंगलेस है। लेकिन क्रॉस सेक्शनल डेटा में 20% और 30% आर स्क्वायर को भी अच्छा समझा जाता है। एक हमने बात की थी कि अगर आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस हैं, तो डिफरेंट इक्वेशंस को ना आप आर स्क्वायर को कंपेयर नहीं कर सकते। एक इक्वेशन है जिसमें डीवी चेंज है, एक इक्वेशन है जिसके अंदर आपके आईवी में से मीडिएटर या मॉडरेटर डिफरेंट आ गया। अब आप उसका आर स्क्वायर डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, आपके यूनिट ऑफ एनालिसिस डिफरेंट हैं। तो आपकी इक्वेशन में एक स्पेसिफिक एक नए वेरिएबल का, रेलिवेंट वेरिएबल का इजाफा होगा, तो ही आप जो है ना कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस पे बात कर लेते हैं कि ये आपके पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन में आ जाते हैं। यहाँ पर वेट और हाइट और एज मेल और मेल है, ये वेरिएबल्स थे। एक आर स्क्वायर आ गया, आपने एक बिरयानी का वेरिएबल ऐड किया, लेकिन साथ में आपने वेट के यूनिट को भी चेंज कर दिया, इसे पाउंड से आपने किसी और यूनिट में केजी में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इन दोनों इक्वेशंस का आर स्क्वायर कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपके, लेकिन सिर्फ अगर आप बिरयानी को ऐड करेंगे, बाकी सेटिंग सेम रहेगी, फिर आपका आर स्क्वायर मीनिंगफुल होगा, कंपैरिजन किया जा सकेगा। सेकेंड पॉइंट है कि कोरिलेशन डज नॉट कॉज नेसेसरीली इम्प्लाई कॉजेलिटी। कॉजेलिटी क्या है कि आईवी की वजह से आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आती है। तो अगर आपका कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, उसका स्क्वायर ले लें, आर स्क्वायर का नंबर तो आ जाएगा, बट इट डजेंट मीन कि ये नंबर कॉजल रिलेशनशिप है।
नेक्स्ट आपके पास था जी कि अगर आर स्क्वायर कम भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रॉन्ग आईवीज को यूज़ किया है। तो आप कोई वेरिएबल जिसको स्टडी कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आर स्क्वायर की चेंज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो और अगर आप आईवीज को बढ़ा देते हैं तो आपके पास आर स्क्वायर बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ना रेलेवेंट आईवी होना चाहिए। अगर आप इररेलेवेंट आईवी को ऐड करेंगे तो हो सकता है उससे आर स्क्वायर कम भी हो जाए। तो आपका आईवी रेलेवेंट होना चाहिए। इसके बाद हमने बात की थी जी 10 अजम्पशंस पर। अजम्पशन समझ आ गई थी आपको? सर एक क्वेश्चन कर सकती हूँ यहाँ पे जी जी assumption श्योर, की है? जी जी करें क्वेश्चन। सर आपने रेफरेंस किया है हमारा जो ये मॉडल स्पेसिफिकेशन का पॉइंट था इन P2 रिसर्च डिजाइन वाले आर्टिकल में, ठीक है। वहाँ पे मॉडल स्पेसिफिकेशन में जो पहला उसका पॉइंट था कॉमन वेरिएंस मेथड का उसमें जिक्र किया हुआ था। ठीक है। तो उसको जो है वो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं जो आपने ऊपर जिस तरह उसको रिलेट चलें किया मैं है यहाँ कि पे मॉडल। लिखता हूँ कॉमन मेथड वेरिएंस। कॉमन, इसमें आपको वेरिएंस का मीनिंग तो पता है ना, समझ सकते हैं कि वेरिएंस किसको कहते हैं। वेरिएंस ना चेंज को कहा जाता है। वेरिएंस चेंज को कहा जाता है। और आप क्या चाहते हैं, आप आईवी और डीबी रिलेशनशिप कैप्चर करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे समझें कि फॉर एग्जांपल कोई आसान सी एग्जांपल देखते हैं कि पेरेंट्स मोटिवेशन जब करते हैं अपने बच्चों की, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा उनकी एकेडमिक अच्छे रिजल्ट को। अचीवमेंट पे? पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है जी, उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बहुत ही सिंपल सा मॉडल हमने लिखा है कि पेरेंट्स अगर मोटिवेट करते हैं अपने बच्चों को तो उनके बच्चों की परफॉर्मेंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अब आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि आपके पेरेंट्स की मोटिवेशन का जो आपके लिए करते हैं क्या लेवल है। फिर आपने पूछा उनसे कि आपकी अपनी एकेडमिक अचीवमेंट का क्या लेवल है। तो 5 क्वेश्चन आपने पूछे मोटिवेशन के और 5 पूछे उनकी एकेडमिक अचीवमेंट के। एक और मॉडल लिखते हैं कोई जहाँ पर ना आपके पास फॉर एग्जांपल पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स की जो फाइट होती है ना आपस में, उसकी वजह से आपकी जो टेंडेंसी टू टेल अ लाई, इस पर क्या इम्पैक्ट आता है। ऐसे ही मैंने रैंडमली 2 लफ्ज़ लिख दिए हैं। आपने पेरेंट्स की फाइट के कुछ वेरिएबल्स उनके कॉरल के पूछे बच्चों से, और फिर उनसे पूछा कि इससे आपके जो है ना वो लाई, जो आप झूठ बोलते हैं, इस पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आता। कॉमन मेथड क्या है? अगर आप मेथड जो है ना, मेथड का जो लफ्ज़ है ना, मेथड का लफ्ज़ ये पूरे रिसर्च डिज़ाइन को कवर करता है। आपने क्वेश्चनेयर बनाया, आपने डेटा कलेक्शन किया, आपने एनालिसिस किया। अगर आप एक ही टाइम पर एक ही इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चनेयर को यूज़ करते हुए उसी बच्चे से अपने पेरेंट्स के बारे में डेटा लेंगे, तो वो हो सकता है कि पहले वेरिएबल का भी अच्छा आंसर कर दे और सेकंड वेरिएबल का भी आंसर अच्छा कर दे, लेकिन वो रियलिटी के अगेंस्ट हो। क्योंकि वो हर हर कोई चाहता है कि वो सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्स दे। तो जब आप एक ही इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए मॉडल के डिफरेंट वेरिएबल्स का, जिनमें से कुछ आईवी है और कुछ डीबी है, तो उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, तो लाजमी बात है उसका रिस्पॉन्स ऐसा आएगा कि उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कैप्चर होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या कहते हैं, क्या कर सकते हैं हम? फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं कि आप ऐसा करें
कि आप जो दूसरा मॉडल पे हम बात कर लेते हैं कि आज आप डेटा ले लें कि आपके पेरेंट्स कितनी फाइट करते हैं, और फिर आफ्टर 2 मंथ्स तो उन्हें तो पता नहीं होगा ना कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम पे ये स्टडी हो रही है, उनको तो नहीं पता। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। आज आप डाटा लें कि आपके पेरेंट्स फाइट करते हैं, और एक या 2 महीने के बाद आप डाटा उनसे लें कि क्या आपकी जो है ना रिसेंटली जो है टेंडेंसी टू टेल अ लाई, इसमें आप इंक्रीज ऑब्जर्व करते हैं या डिक्रीज ऑब्जर्व करते हैं। दोनों जगह पर अपने अपने प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो सेकंड मेथड है ना, वो इन सम एस्पेक्ट स्ट्रॉन्गर है फर्स्ट मेथड से, कि वो किसी ना किसी एस्पेक्ट को ज़रूर कंट्रोल कर रहा है। तो चीज़ें अब इसमें ये नहीं है कि अगर हो सकता है यहाँ भी तो डिज़ायरेबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है ना, कि वो कहे बच्चा कहेगी जी मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ आपने अचीव कर ली कि उसका जो फैमिली कंसर्न है कि मेरे पेरेंट्स की फाइट का मेरे बिहेवियर पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, वो आपने रूल आउट कर दिया इस मॉडल से, इस सेटिंग के साथ। बात समझ आ गई है? हम ये कहते हैं कि जब आप एक ही मेथड से, कॉमन मेथड से और डिग्री के दरमियान वेरिएंस को कैप्चर करते हैं, वो बायस हो जाता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है वो एक स्पेसिफिक अपनी जो सोशल डिज़ायरेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसे रिस्पॉन्स करता है। तो आपके कॉमन मेथड वेरिएंस को अवॉइड करना चाहिए आपको। जी समझ आ गई है बात? जी सर। चलिए चलिए, बैकग्राउंड में मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं आज इस वक्त मैं ऐसी जगह पर अवेलेबल हूँ, आपको बहुत सारी ना नॉइस आएगा, इसे आपने टॉलरेट करना है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास है जी assumptions ऑफ रिग्रेशन। हमने बात की थी कि देयर आर 10 assumptions। फर्स्ट आपके पास है जी लीनियरिटी, दैट x एंड y वेरिएबल आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद ना मैंने 3 इक्वेशंस लिखी हैं, इनको लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि आप ना इसका y के साथ और x के साथ देखें, t लिखा हुआ है, तो ये टाइम सीरीज की इक्वेशन है। क्रॉस सेक्शनल डेटा में हमने i लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आई जो है ना, या कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, या इंडिविजुअल्स को करता है, या कंट्री को करता है। तो वाई वेरिएबल तो है, लेकिन क्यों वेरिएबल है? क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। और यहाँ क्यों वेरिएबल है? क्योंकि आपका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। और जब आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई है आई और जे के साथ, इसका मतलब है कि ये पैनल की इक्वेशन है। तो आपको इक्वेशन देखकर पता लग जाना चाहिए कि ये टाइम सीरीज डेटा की इक्वेशन है, पैनल की है, या क्रॉस सेक्शनल की है। ठीक है, सम टाइम ना ये लिखे नहीं जाते, तो उसका फिर वो आपको पेपर के डेटा से अंदाजा होता है कि ये आपका डेटा किस नेचर का है, टाइम सीरीज है या पैनल है। सेकंड आपके पास है जी एक्स हैज सम वेरिएशन, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएंस ऑफ एक्स जीरो है तो आपके पास वो नंबर कांस्टेंट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी एक्स इज अ नॉन स्टोकेस्टिक, ये एक प्रोसेस के तहत क्रिएट होता है, ये रैंडम नहीं है। अगर ये किसी प्रोसेस के साथ कैलकुलेट होता है, दैट इज वाई कि हम कुछ आईवीज को सिलेक्ट करते हैं और डीवी को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। सेकंड है कि ये फिक्स होगा रिपीटेड सैम्पलिंग में। अगर आप रीसैम्पलिंग करेंगे तो आपके पास जो है ना कुछ वैल्यूज ऑफ एक्स रिपीट होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है जी मल्टी कोलिनियरिटी। दिस इज द अजम्पशन है नो मल्टी कोलिनियरिटी, और प्रॉब्लम है मल्टी कोलिनियरिटी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं अजम्पशन को? दैट कोरिलेशन बिटवीन टू आईवीज शुड बी जीरो। और हमने ये बात की थी कि बात की जाती है जो है ना कोरिलेशन की, लेकिन जब लिखा जाता है ना उसे, तो उसे कोवेरियंस लिखा जाता है। तो होता है ये कोरिलेशन को ही समझ लें आप, एक स्टैंडर्डाइज होता है और एक अनस्टैंडर्डाइज होता है। नेक्स्ट है जी आपके पास, चलें यहाँ तक जो 4 नंबर्स हैं ना, 4 आपके अजम्पशंस हैं, दे आर अबाउट एक्स एंड वाई। लीनियरिटी एक्स और वाई के लीनियर एसोसिएशन है।
वेरिएशन एक्स में होनी चाहिए, एक्स नॉन स्टोकेस्टिक होना चाहिए। ये हर एक एक्स की ऑब्जर्वेशन है, हर एक आईवी की जो है ना अजम्पशन है। लेकिन जो फोर्थ है ना आपके पास, ये दो आईवीज आपस में है, कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो स्टार्ट होती है ना वर्किंग, वो आती है एरर टर्म की। एरर टर्म की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 होनी चाहिए, और ये वो अजम्पशन है जिसे आप प्रूव कर सकते हैं अपने असाइनमेंट के अंदर। जो एरर टर्म का कॉलम है उसे सम कर लें स्क्वायर करने से पहले, तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। और अगर ये अजम्पशन वायलेट हो जाएगी तो आपका इंटरसेप्ट बायस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अजम्पशन है आपके पास होमोसेडास्टिसिटी और होमोसिकेडास्टिसिटी। इसे हम लिखते हैं जी दैट वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज कांस्टेंट। और अगर हमने इसको लिखना हो दैट वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज नॉट कांस्टेंट, तो आप उसे लिखेंगे, आप इसके साथ आई प्लेस करेंगे और इसे आप उसकी बेस में शिफ्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म कांस्टेंट नहीं है, यानी जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन चेंज होती है वेरिएंस ऑफ एरर टर्म चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अजम्पशन है जी एरर टर्म की, देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन और देयर इज सीरियल इंडिपेंडेंस। इसका मीनिंग ये होता है कि आपके आईवीज की वैल्यूज अपनी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन के साथ कोरिलेट नहीं करती। तो नो कोवेरियंस बिटवीन करंट एंड लैग एरर टर्म, तो इसे हम लिखेंगे दैट कोवेरियंस ऑफ करंट एंड प्रीवियस एरर शुड बी 0। और इसे कैसे लिखा जा सकता है, वायलेशन को हम इक्वल टू को रिप्लेस कर देंगे, किसके साथ, नॉट इक्वल टू के साथ। तो ये आपके पास वायलेशन आ गई। नेक्स्ट है जी आपके पास एरर टर्म जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अच्छा, एक होता है डेटा की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एरर टर्म भी तो एक डेटा का कॉलम है ना। तो रिग्रेशन की असम्पशन ये नहीं है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। रिग्रेशन assumptions calls for the normality of error term, residual term, और इसे लिखा जाता है जी that error term is normally distributed with a mean and a variance। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है नॉर्मली तो आपके प्रॉब्लम आती है डेटा में आउटलायर का। नेक्स्ट आपके पास था नो एंडोजेनिटी, आपके वेरिएबल्स किसी भी एक्स वेरिएबल के दरमियान और एरर टर्म के दरमियान कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। और लास्ट है आपके पास रिवर्स कॉजेलिटी, कि आपके आईवी को आपके डीवी पर इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया, आपका सॉरी आईवी डीवी पर इम्पैक्ट करता है, आपके डीवी को आईवी पर इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। तो दीज आर द अजम्पशंस। अब इसमें ना आपने क्लियर रहना है। फर्स्ट अजम्पशन मॉडल की अजम्पशन है, लास्ट अजम्पशन भी मॉडल की अजम्पशन है। इसके बाद वर्किंग है जो है ना 5 से लेकर 9 तक, ये ये बनती हैं 5 बनती हैं, ये दीज 5 आर द अजम्पशंस ऑफ एरर टर्म। इसके बाद जो 2, 3 और 4 है वो आईवी की है, लेकिन 2 और 3 जो है वो इंडिविजुअल आईवी की है, और फोर्थ जो है वो तमाम आईवीज की आपस में कोरिलेशन की बात करता है। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम बात की थी, यहाँ तक कोई बात पूछने वाली तो क्वेश्चन कर लें। जी यहाँ तक क्लियर है बात, कुछ समझ आ गई है या कुछ भी समझ नहीं आई? आ रही है समझ, बाकी सबको भी आ रही है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलें, आज की हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं।